नमस्ते प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? जी। यस बाहुबली जैन। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग आज की क्लास में अपना मैथमेटिक्स का, मेरे प्यारे भाई, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्त, ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स पढ़ना बहुत आसान है। पता नहीं, कुछ लोगों को मैथ्स बहुत कठिन लगता है, कुछ को बहुत आसान लगता है, कुछ को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन मैथ्स वाकई में बहुत आसान है और पढ़ना भी इसको सबसे मजेदार है। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। देखिए मैथ्स में लेकिन 3 पिलर होते हैं। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसकी डेप्थ में, उसकी गहराई में जाके कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट्स, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अब देखिए, प्रैक्टिस हर बच्चे के लिए अलग अलग मायने रखती है। कोई बच्चा अगर बचपन से गणित में अच्छा है पढ़ने में, जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, वो कम सवालों की प्रैक्टिस में भी काम चला लेगा। लेकिन कोई बच्चा बहुत वीक है, उसकी कैलकुलेशन भी बहुत वीक है, वो सवालों की स्पीड भी बहुत स्लो है, तो उसको एक ही टाइप के सवालों पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन गणित में प्रॉब्लम यह है कि बार बार जो है चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, बार बार भूल जाते हो। और तीसरा आता है मेरे प्यारे भाई यहां पर रिवीजन। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन में उतार लो तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। जब हम गणित पढ़ा रहे हैं तो सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है कॉन्सेप्ट के अंदर? कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे प्यारे भी फिर शॉर्ट ट्रिक भी आ जाती है। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। और आ जाता है मेरे प्यारे भाई, फिर कैलकुलेशन आ जाता है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट के अंदर ही आती हैं। प्रॉब्लम क्या है, आज के समय की जो जेन जेड जो आ रही है, कोरोना के बाद की जो जनसंख्या आ रही है, पॉपुलेशन, वो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है एक बात को शांति से आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटा बैठ के समझने का। वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि मुझे बस टीचर ये आया, मास्टर मेरे सामने जल्दी जल्दी ट्रिक बता दे और मैं ट्रिकों से गणित सीख जाऊं। मेरे भाई, अगर पूरे गणित में 4000 टाइप के सवाल हैं, गणित में 4000 टाइप के सवाल हैं, और कितने सवालों की ट्रिक आप बना लोगे? 100 की, 200 की, बस इससे ज्यादा की तो नहीं बनेगी। यानी कि इतने सारे टाइप के सवाल अगर आपको करने हैं तो फिर वो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा मेरे भाई। अरे चाइनीज खाना रोज रोज अच्छा थोड़ा ना लगता है। अगर हफ्ते में एक दिन चाइनीज खाओगे बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर आप डेली का चाइनीज खाओगे तो थूकने लगोगे एक हफ्ते बाद ही। ऐसे ही अगर आप हर चीज में केवल शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो आपका मैथ्स का जो पिलर है वो कमजोर हो जाएगा। तो असली जो चीज होती है वो कॉन्सेप्ट होती है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां कॉन्सेप्ट को ही सिंपल करके हम शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। और तीसरी आती है कैलकुलेशन करने का तरीका, कैलकुलेशन टेक्निक। आजकल के जो बच्चे हैं वो केवल शॉर्ट ट्रिक और कैलकुलेशन के पीछे भागते, कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के युवाओं का गणित कभी इतना खराब नहीं था जितना आज के टाइम पे है। आज के जो बच्चे हैं उनका गणित, कभी भारत देश में लोगों का इतना मैथमेटिक्स खराब नहीं था जितना आज के समय में, क्योंकि पेशेंस बहुत कम हो गया है ना चीजों को समझने का। इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब पे आ गया, तो वहां पे ना सब चीज जल्दी जल्दी करना सिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड में बच्चा सोचता है कि 25 सेकंड में कुछ ये कोई बात बोल दे तो हमें समझ में आ जाए, जबकि ऐसा नहीं है। गणित ऐसे नहीं सीखा जाता है, धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है। धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है। ठीक है प्यारे भाई। तो हमें सबसे ज्यादा इज्जत देनी है कॉन्सेप्ट को, सबसे ज्यादा इज्जत। उसके बाद कॉन्सेप्ट के अलावा अगर ट्रिक बनती है तो हम उसको पढ़ेंगे,
और उसके बाद सबसे आखिर में आती है कैलकुलेशन। समझ में? ये सारा का सारा काम हम सिखाएंगे। ये पूरी की पूरी चीज एक बच्चे को सिखाना एक टीचर की जिम्मेदारी है, ये हम सिखाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप हमारे साथ जुड़ो इस बैच में। तो जैसे रुपए पे लिखा होता है ना, 10 रुपए के नोट पे, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो मैं भी आपको ये सारी चीज सिखाने का वचन देता हूं। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर, हम आपकी बात को समझे। कॉन्सेप्ट को ही बेसिक कहते हैं मेरे भाई, लेकिन आज के जमाने में बच्चों ने बेसिक की परिभाषा को ही बिगाड़ दिया है। कॉन्सेप्ट ही बेसिक है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस। आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप कितने ही फॉर्मूले याद कर लो, आप कितनी ही ट्रिक रट लो, आप कितनी ही कैलकुलेशन के तरीके क्यों ना सीख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारी चीज बेकार है। प्रैक्टिस की जब बात आएगी मेरे प्यारे भाई, तो हम और आप दोनों मिलकर करेंगे मेरे भाई, इसमें दोनों का जो है सहयोग रहेगा। अब प्रैक्टिस क्या होती है मेरे भाई? प्रैक्टिस ये होती है कि जैसे सपोज हमने आपको एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मैंने आपको त्रिभुज का एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट समझाया। त्रिभुज का एरिया निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और मैंने इस पे आपको 3 सवाल करा दिए, 1 2 3, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। अगर 3 सवाल ना करा के मैं आपको एक ही सवाल कराऊं तो ये आपकी कम प्रैक्टिस हुई। ठीक है बच्चे? और मैं केवल कॉन्सेप्ट बता के ही छोड़ दूं तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई। लेकिन गणित तो बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं ना, पेपर में सवाल तो बिना प्रैक्टिस के होंगे ही नहीं ना। तो या तो मैं क्लास में खड़े होके आपको प्रैक्टिस कराऊं या फिर घर जाके आप करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। या तो मेरे प्यार भी क्लास में मैं कराऊंगा या घर जाके आप करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर किसी टाइप की ये औकात है कि भाई इस पे इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है पूरा सीखने के लिए, तो या तो मैं कराऊं या आप करो, करना तो पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है मेरे भाई कि हम उस तरह के टीचर्स नहीं है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया या मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया और मैंने आपको टॉपिक पे मेरे दोस्तों 50 सवाल या कुछ सवाल करा दिए और मैंने आपको शीट दे दी कि भाई ये लो शीट, इसको घर से जाके सॉल्व कर लेना। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं आपको घर से कोई शीट करने के लिए नहीं दूंगा। जितना भी क्वेश्चंस होगा, जितना भी कंटेंट होगा, वो सारे के सारे मैं ही आपको क्लास में कराऊंगा। तो आप ये बिल्कुल वहम हटा दीजिए मन से कि हम बाकी टीचर्स की पढ़ाने वाले हैं। बाकी टीचर जिस प्रकार से करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत क्लास में पढ़ाया और बच्चे को शीट दे दी, बच्चे को सीट दे दी कि भाई ये जो शीट है इसको घर पे जाके पढ़ लीजिएगा, ओके, कर लीजिएगा। नहीं अनिकेत, वो बच्चे हैं जिनको गिनती भी नहीं आती ना, वो बच्चे पहले गिनती सीखना चाहते हैं, ABCD सीखना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा ना कुछ हो सकता है। जिन्हें पहाड़े भी याद नहीं है उनको पहाड़े भी हम याद कराएं, 15 का पहाड़ा नहीं आता, ऐसे बच्चों के लिए बैच नहीं है जिनको गिनती भी नहीं आती। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम उस तरीके से नहीं करेंगे कि थोड़ा बहुत मैंने आपको क्लास में कराया और मैंने आपको एक 100 सवाल की शीट दे दी कि भाई मेरा काम हो गया, अब आप इसको घर से जाके खुद कर लीजिएगा। क्योंकि बेटा समय उतना ही लगना है। अगर टीचर क्लास में थोड़े सवाल करा के और बच्चों को करने के लिए दे देता है और बैच जल्दी खत्म हो जाता है, तो बच्चे को तो वो घर पे जाके लगाना पड़ा ना। तो वो जो टीचर को समय देना चाहिए था वो आपको समय देना पड़ा, समय अब भी उतना ही लगेगा। अगर कोई बच्चा गणित में बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है मेरे प्यारे भाई, गणित में पागल है अनिकेत वो, अगर कोई बच्चा गणित में बहुत कमजोर है तो कम से कम 300 से 400 घंटे का समय चाहिए उसे पूरा गणित सीखने के लिए। 300 से 400 घंटे का समय चाहिए उसे मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, पूरा गणित सीखने के लिए। तो जो प्रैक्टिस का काम होगा वो हम और आप मिलकर करेंगे। मिलके मतलब मैंने हर एक चैप्टर को शीट्स में अरेंज किया है, शीट को टाइप वाइज किया और सारी की सारी शीट मैं क्लास में खुद सॉल्व कराऊंगा, सारी की सारी शीट। जैसे हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन की हम 4 शीट पढ़ेंगे और ये सारी की सारी शीट्स हम आपको कराएंगे। ठीक बच्चे,
उसके बाद आपके पास समय होगा, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपके पास एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताब होनी चाहिए। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखे हुए हों। या तो बच्चा किताब से प्रैक्टिस करेगा या पीडीएफ से प्रैक्टिस करेगा, लेकिन पीडीएफ से डाउनलोड करके मोबाइल से प्रैक्टिस करना उतना कंफर्टेबल नहीं है, आंखों में दर्द होता है और थोड़ी समय के बाद बच्चा बोर हो जाता है, वो बंद करके रख देता है या मोबाइल में कुछ और देखने लगता है। तो जितनी भी शीट होंगी मेरे प्यारे भाई, हर चैप्टर को मैंने शीट्स में डिवाइड किया, वो हम कराएंगे। उसके बाद पीवाईक्यू की जितनी हो सके आप खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद। बेटा गुरु चेला को कितना भी सिखा दे, जब तक चेला खुद रास्ते पे, अब एक टीचर जो है कितना भी अच्छा स्विमिंग करना सिखा दे, तैरना, जब तक आदमी खुद नदी में उतर के तैरना नहीं सीखेगा वो सही से तैरना नहीं सीख सकता, सही से। ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए या आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए। मैं आपको दोनों रास्ते बता रहा हूं। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ये एक किताब है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इसमें पिछले 5 साल के एसएससी का कोई भी पेपर हुआ है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, एग्जाम वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन है। इस बुक में टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, एग्जाम वाइज क्वेश्चन है हर चैप्टर में। जैसे कि मेरे भाई ये किताब शुरू हुई, हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम, जैसे सपोज यहां पे डाला तो पहले नंबर सिस्टम की थ्योरी लिखी हुई है शॉर्ट में, उसके बाद थ्योरी पे ये सवाल हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल पहले डाले हैं, फिर बाद में किसी और टाइप के सवाल हैं, इस तरीके से, और सबसे आखिर में उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो आप इस किताब को ऑर्डर करके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे भाई। पीवाईक्यू की सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है ना, अक्सर बच्चे किताब लेने के मामले में गरीब हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। ये टेलीग्राम चैनल है केशव, ये टेलीग्राम चैनल ऐसे कैसे खुला है, बड़ा करना। इस पे नहीं हो रहा ना अंदर। हाँ जी बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा मैथ्स बाय गगन प्रताप, या हमारी कोई भी वीडियो खोल लीजिएगा। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, या तो आप प्रीवियस ईयर की बुक से करिए मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस, या जैसे सपोज इस टेलीग्राम चैनल पे कोई भी पेपर होता है, हर एक एग्जाम की हम प्रीवियस ईयर की पीडीएफ अपलोड करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, एसएससी जीडी का। तो जब एसएससी जीडी का पेपर हुआ तो हमने 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो हमने मेरे प्यारे में ये देखी, जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस की हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, जितने भी सवाल पूछे गए थे उनकी चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज पीडीएफ है, टॉपिक वाइज पीडीएफ बना के हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग यहां पे अपलोड करा दी है। हम केवल मैथ की नहीं, मैथ के अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सबकी पीडीएफ अपलोड कराते हैं। ये रीजनिंग है, रीजनिंग की हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग पीडीएफ हमने अपलोड करा दी है बना के। ये रीजनिंग है मेरे प्यारे भाई। इसके बाद ये आपकी जनरल हिंदी है, हिंदी की इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग पीडीएफ डाउनलोड करा दी है। आप यहां पे मैथ्स भी देखिएगा, एसएससी जीडी 2025 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, पीडीएफ डाउनलोड बना के, टाइप करवा के, टॉपिक वाइज जो है हमने यहां पे अपलोड करा दी है। तो 2 रास्ते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो या तो पीडीएफ से होगी या मेरे प्यारे भाई बुक से होगी। पीडीएफ से करना थोड़ा बोरिंग है मेरे प्यारे भाई, और बहुत अगर आदमी स्ट्रांग होगा मेंटली तो ही कर पाएगा, क्योंकि आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, हर एक एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, लैपटॉप में सेव करो, मोबाइल में सेव करो, ओपन करो, फिर प्रैक्टिस करो, तब चलेगा। आप यहां पे सीधा सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है, जिस भी एग्जाम की आपको पीडीएफ देखनी है, जिस भी एग्जाम की, बस यहां पे सिंपल सर्च कर लीजिएगा, उसकी पीडीएफ जो है ओपन होके आ जाएगी।
ठीक है ना, उसकी पीडीएफ जो है सिंपल सी ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा या नोट्स वाले सेक्शन में चले जाना। ये काम हुआ। तो दो चीजें हमने आपको बताई, ठीक है, लेकिन बेटर यही होगा क्योंकि पीडीएफ कोई इतना मेरे प्यारे भाई बच्चा सीरियस नहीं है कि वो पीडीएफ डाउनलोड करके एक एक सवाल को वहां से कर पाए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई यहां पर रिवीजन। रिवीजन आपको खुद करना है। ये रिवीजन कोई टीचर नहीं करवाता। अगर कोई टीचर ये कह रहा है ना कि भैया मैं आपका रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, तो यानी कि वो ये है कि आपको तलवार सिखाने की बजाय वो आपको सुई चलाना सिखा रहा है, ऐसा टीचर है। पर रिवीजन आपको खुद करना होगा कि जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पुरानी चीज भूलते जाओगे। तो इसके लिए आपको पीछे का रिवीजन करना। रिवीजन कैसे होगा कि जैसे भी जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में आने से पहले 10 मिनट पढ़ के आओ, क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट पढ़ो। वीकेंड पे सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, तो 2 दिन की छुट्टी में जो भी पूरे वीक में पढ़ाया गया 5 दिन में, उसका रिवीजन करिए, उसका रिवीजन करिए। जब भी कोई चैप्टर होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करिए। सर बुक हिंदी में है या इंग्लिश में? ये प्रैक्टिस बुक है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की सॉल्यूशन के साथ दोनों में। हिंदी वाला वर्जन अलग है, यहां लिखा हुआ है हिंदी में, तो जो रेड कलर की है इसमें केवल हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बाइलिंगुअल करेंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी। और ये बुक है जो बच्चे इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए कंफर्टेबल है, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है बच्चे। ठीक है भाई। देव कह रहे हैं सीजल के एग्जाम तक हो जाएगा क्या सर? बेटा सीजीएल का अगले महीने नोटिफिकेशन आने वाला है और जून में आपका पेपर हो जाएगा। मार्च हो लिया, अप्रैल मई जून 3 महीने बचे। 3 महीने में सीजीएल जैसे एग्जाम का ना तो सिलेबस पूरा होता है ना तैयारी होती है। तो अपने मन से बहम निकाल दीजिए कि 2025 के में आप सीजीएल की तैयारी करके सीजीएल क्लियर करके इंस्पेक्टर बन पाओगे। यह दिमाग से गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए। आप 2025 को छोड़ो, 2026 के एग्जाम को टारगेट करना है। अब आपको हमेशा 1 साल पहले से तैयारी शुरू की जाती है। अब जो बच्चे ग्रेजुएट होके आएंगे, अब जो बच्चे ग्रेजुएट होकर आएंगे मार्च में अप्रैल में, सारे कॉलेज के पेपर हो जाते हैं, 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट आ जाते हैं। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आएंगे वो 2025 को टारगेट करके नहीं पढ़ाई करेंगे, 2026 को टारगेट करके पढ़ाई करेंगे। अगर आप इस साल पढ़ोगे तो पहले आप सिलेबस खत्म करोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो इस सारे प्रोसेस में 10-11 महीने का टाइम लगता है। तो आपको 2026 को मेरे प्यारे भाई टारगेट करना है। एनटीपीसी का पेपर 40 दिन में है। अरे 40 दिन में आप कैसे पढ़ लोगे? ये सब कैसे बच्चे हैं? एक बार वो टॉपिक जो उनका जरा वो लगाना केशव, पीपीटी जो टॉपिक है, टॉपिक्स के नाम मैथ्स के। मैथ्स में 40 टॉपिक हैं, मैथ्स में 40 टॉपिक हैं। अगर हर टॉपिक की 5-5 क्लास भी आप पढ़ते हो बेसिक से, 5-5 क्लास भी, तो 200 क्लास हो जाती है मेरे भाई। अगर 5-5 कम से कम भी पढ़ते हो बिना प्रैक्टिस वाली, और डिटेल में पढ़ोगे तो 10-10 क्लास हर एक टॉपिक की। ये ना केशव, ये लगाओ। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है बच्चे, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ का। इतना लंबा चौड़ा आपका ये सिलेबस है। ये वो चैप्टर्स के नाम है, चैप्टर्स के जो आपको पढ़ने हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं है मेरे प्यारे भाई। एसएससी की जो आप तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इनका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। मैथ्स की बात करूं या जीएस की बात करूं, इंग्लिश का और रीजनिंग का बहुत कम है सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत छोटा है, रीजनिंग का सिलेबस भी बहुत छोटा है। लेकिन जब आती है मैथ्स की और जीएस की, इनका सिलेबस सिमटा है नहीं, सिमटा सिलेबस इनका बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत बड़ा और आसान। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन आसान है। इस वजह से आज के टाइम पे यह हो गया है मेरे भाई
कि हर बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जो पढ़ने में बेकार क्यों ना है, उसको भी लगता है यार इतना आसान है, मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता हूं। इस वजह से हर छोटे छोटे एग्जाम में अब अगर 10,000 नौकरी आती हैं, सपोज 10,000 वैकेंसी निकली, 10,000 वैकेंसी निकली, तो 10,000 वैकेंसी के लिए मान लीजिए कम से कम 50 लाख फॉर्म जाएंगे, 50 लाख फॉर्म, 50 लाख फॉर्म जाएंगे। जहां अगर आज से 5-7 साल पहले की बात करें तो ये फॉर्म 20 लाख होते थे, आज वहीं 50 लाख फॉर्म भरे जाने लगे, यानी कि 2.5 गुने बच्चे ज्यादा जो है बढ़ने लगे, 2.5 गुने बच्चे। लेकिन वो प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस तो बहुत आसान है, लेकिन कट ऑफ जो, अगर आज के समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो आपका पेपर होगा उसमें पास होने के लिए कम से कम 85% से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। 85% आपको सही करने पड़ेंगे सवाल। सवालों का लेवल बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है। ये सारे चैप्टर्स के नाम है। एक बार आप अपना सिलेबस देख लीजिए, अगर आप छोटे छोटे सारे चीजों को मिला दूं तो 40 से ज्यादा चैप्टर है, 40 से ज्यादा गणित में चैप्टर है मेरे भाई, 40 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। छोटे छोटे अगर सारे चैप्टर्स को मिला दूं, और उनमें कुछ चैप्टर तो इतने बड़े हैं, खासकर एडवांस मैथ में ज्योमेट्री। जैसे जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 10वीं क्लास में ज्योमेट्री की एक अलग से किताब आती थी, वो पूरी की पूरी ज्योमेट्री आपको पढ़नी है। जैसे कि त्रिकोणमिति मेरे प्यार भी, त्रिकोणमिति, जैसे कि एलजेब्रा, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। जैसे कि मेंसुरेशन मेरे प्यार में, मेंसुरेशन, ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं। कुल मिला के 40 चैप्टर हैं। अगर एक टीचर आपको बेसिक से पढ़ाता है, यानी कि टीचर बेसिक भी पढ़ा रहा है, थ्योरी भी करवा रहा है, फॉर्मूले भी लिखवा रहा है, प्रैक्टिस भी करा रहा है, तो हर चैप्टर की कम से कम 10 क्लास होंगी, 10 क्लास, इससे कम हो ही नहीं सकता। यानी कि लगभग लगभग 300 से ज्यादा क्लास आपको सिलेबस सही से पूरा करने में लगेंगी। इससे कम का मतलब है कि या तो आप, इससे कम में अगर आप कर पा रहे हो तो दो ही चीजें हैं, या तो आप पहले से पढ़ने में बहुत तेज हैं, या मेरे प्यारे भाई आपको पागल बना दिया गया है। या तो आप पढ़ने में बहुत तेज हैं पहले से, या आप पागल बना दिया गया। अब आप बताओ मेरे भाई, पढ़ने में तो इतने ज्यादा स्मार्ट है नहीं ज्यादातर जो जनता है। सर एएसओ की इतनी हाई कट ऑफ क्यों? करण पुंदीर का डाउट है, सर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विदेश मंत्रालय में कितनी हाई कट ऑफ क्यों होती है? जी करण पुंदीर, हमारे देश में कम से भी कम डेली के डेली 10 लाख युवा सोते जागते सोते जागते सोते जागते विदेश मंत्रालय में जाने का सपना देखते हैं। जो जिनको नींद आने से पहले एक सपना आता है, हमें विदेश मंत्रालय में नौकरी करके विदेश में सेटल होना है। और हर साल विदेश मंत्रालय में केवल 200 वैकेंसी आती है मैक्सिमम। 200 वैकेंसी के लिए अगर 10 लाख लोग सपने देख रहे हैं तो चीज इतनी आसानी तो नहीं मिलेगी, वो चीज इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। आप बताओ, एक पिज्जा है, एक पिज्जा को लेने के लिए 10 लाख लोग चाकू तलवार गदा लेके खड़े हुए हैं, तो क्या वो पिज्जा खा पाना आपके लिए इतना आसान रहेगा? कितने लोगों के ऊपर से आपको कुचल के जाना पड़ेगा। वैकेंसी कम, कंपटीशन ज्यादा। वास्तविकता में आके सोचो, रियलिटी में, वास्तविकता में आके। ठीक है जी। तो हमारे यहां पे दो चीजें हैं, एक परसेंटेज है, और सॉरी ये अर्थमेटिक मैथ है, एडवांस मैथ है। हम जो आपकी क्लास करेंगे 2 टाइम स्लॉट पे आपकी क्लास होंगी, 2 टाइम स्लॉट पे 1.25 घंटे की या लगभग 1.5 घंटे की 2 क्लास होंगी। एक टाइम स्लॉट में मैं अर्थमेटिक मैथ पढ़ाऊंगा, एक टाइम स्लॉट पे मैं ये वाला एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा। इन दोनों का आपस में कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। एडवांस मैथ बिल्कुल अलग है, अर्थमेटिक मैथ बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों को लगता है ये बेसिक मैथ है, ये हाई लेवल मैथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर ये एडवांस मैथ अलग है, इसका पढ़ने का तरीका अलग है, अर्थमेटिक मैथ का पढ़ने का तरीका अलग है मेरे भाई। अगर आपको एसएससी जैसा पेपर क्लियर करना है, एसएससी का, सीडीएस का, इवन रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो आज के समय में सिनारियो ऐसा है कि 50% वेटेज अर्थमेटिक का है और 50% वेटेज एडवांस मैथ का है।
केवल पुलिस और कांस्टेबल ही ऐसे पेपर हैं, केवल पुलिस, कांस्टेबल और बैंकिंग, यही एग्जाम ऐसे हैं जिनमें केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, एडवांस मैथ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जब तक मैं साथ हूं, जब तक मैं साथ हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को गणित सिखाया है ना मेरे भाई, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जिन्हें पक्षांतर करना नहीं आता था, जिन्हें स्क्वायर नहीं करना आता था, जिन्हें सही से जोड़ घटाना नहीं आता था, ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने गणित सिखाया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज के समय कि ये चीज है ना कि हम 70 घंटे में गणित पूरा कर लेंगे, हम 80 घंटे में पूरा गणित सीख जाएंगे। बिल्कुल है ऐसे बच्चे जो 70 घंटे 80 घंटे में गणित सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चा ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छी स्कूलिंग, बहुत अच्छी एजुकेशन वाला होना चाहिए। हर नहीं है बेटा बच्चा ऐसा, बच्चे ने अपने दिमाग में बहुत सारी गलत चीजें पाल ली हैं। कमजोर बालक भी जिसने कभी जिंदगी में गणित नहीं पढ़ा, जिसे कोई बेसिक नहीं आता, जिसे कोई फॉर्मूला नहीं आता, जिसकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, जिसे कुछ जानकारी नहीं है गणित सब्जेक्ट के बारे में, वो भी यही उम्मीद कर रहा है कि मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ के गणित के सवाल करना सीख जाऊंगा, जबकि नहीं होगा मेरे भाई। किसी बच्चे को हो सकता है गणित सीखने के लिए 50 घंटे भी काफी है और किसी बच्चे के लिए 500 घंटे भी कम है। वो हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग है, सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। पर मैं हर बच्चे को बहुत ही कमजोर, पढ़ाई में बेकार और गणित में जीरो और गधा मान के पढ़ाता हूं। तो मैं हर एक बच्चे को गणित में गधा मान के ट्रीट करूंगा, जिससे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, मेरी नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा होती है, मैं बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, वो बच्चा लाइव क्लास अटेंड ना करे, वो रिकॉर्डेड क्लास देखे 2x की स्पीड में। मैं इतना स्लो पढ़ाता हूं मेरे भाई, इतना धीरे धीरे करके बच्चे, हर एक कमजोर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा कि अगर आप जो है 2x की स्पीड में देखोगे क्लास, तो भी आपको समझ आएगी, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज का चैप्टर मेंसुरेशन 2D। जो हमें बताना था वो हमने आपको बता दिया। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन को कहते हैं मेरे प्यारे भाई क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति हिंदी में। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। ठीक है, 2D का मतलब प्यारे बच्चों 2 डायमेंशन। अब डायमेंशन नहीं समझते हैं आप, डायमेंशन आप होता है विमाएं, डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएं। अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं, देखिए मेंसुरेशन 2D और 3D एक साथ। 2D देखो, मेंसुरेशन 2D अलग है, 3D अलग है मेरे प्यार भी, 3D अलग है। बहुत सारे टीचर एक साथ पढ़ा देते हैं, खिचड़ी से पक जाते हैं। मैं दोनों के अलग अलग रखता हूं, दोनों के चैप्टर्स को अलग अलग रखता हूं। अगर हम मेंसुरेशन 2D की बात, 2D और 3D की बात करेंगे, तो इसके मेरे प्यार भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई इसके आते हैं पेपर में। अगर आप प्री का पेपर दोगे जिसमें 25 सवाल आते हैं, प्री में 25 सवाल आते हैं ज्यादातर, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और मेंसुरेशन एडवांस मैथ का एक अकेला ऐसा चैप्टर है, मेंसुरेशन एडवांस मैथ का अकेला ऐसा चैप्टर है, एडवांस मैथ का, जो हर एक एग्जाम में आता है। पुलिस और कांस्टेबल के पेपर में एडवांस मैथ जैसे त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ज्योमेट्री नहीं आता, लेकिन मेंसुरेशन कांस्टेबल के पेपर में भी आता है। बैंकिंग के पेपर में भी एडवांस मैथ जैसे त्रिकोणमिति, अलजेब्रा नहीं आता, लेकिन बैंकिंग के पेपर में भी मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन ही एडवांस मैथ का अकेला ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है। अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में मेंसुरेशन नहीं भी लिखा हुआ है, तो भी मेंसुरेशन के सवाल एडवांस उस पेपर में आएंगे। आगे समझ में बच्चों, अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में एडवांस मैथ नहीं लिखा हुआ है, तो भी
एडवांस मैथ के सवाल जो है मेरे प्यारे भाई, इसी मेंसुरेशन के सवाल जो है आएंगे, मेंसुरेशन के सवाल। जैसे एमटीएस का पेपर है, मल्टीटास्किंग 10वीं पास बच्चों के लिए होता है, उसमें केवल अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है, लेकिन अर्थमेटिक मैथ के अलावा उसमें एडवांस मैथ, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। अरे निकेत, लो उस पर ध्यान मत दिया करो भाई। कुछ बच्चे बेसिक से नहीं, केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, यह समस्या है हमारे देश में। कुछ बच्चे बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते, वो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, केवल बेसिक ही। बेसिक से आगे भी चीजें होती हैं बेटा, वहां नहीं पहुंचता बच्चा, हम वहां पहुंचाते हैं, वहां हालत खराब हो जाती है। भाई इंसान की बेसिक जरूरत है क्या? रोटी कपड़ा और मकान। क्या रोटी कपड़ा और मकान के लिए क्या दुनिया में आए हो? बेसिक जरूरत से आगे भी इंसान की जरूरत है। अरे बढ़िया लग्जरी गाड़ी लेनी है, बीवी के लिए गोल्ड खरीदना है, मम्मी को जो है बढ़िया 4 धाम की यात्रा करानी है, पिताजी के लिए स्कूटर खरीद के लाना है, बहन की जो है शादी करवाने, लग्जरी चीजें भी हैं दुनिया में। बेसिक से पढ़ना है, केवल बेसिक नहीं पढ़ना है, ये अपनी खोपड़ी में डालो। कोरोना के बाद की जो जमात आई है, वो ऐसी जमात आई है कि केवल बेसिक और हल्की और आसान चीजें ही करना चाहती है, जबकि आसान चीजों से नहीं होता बेटा सब कुछ। समझ में आया? ठीक है। मैं बात जानता हूं कि आप लोगों ने मेंसुरेशन 2D के बारे में कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं सुना। पेशेंस होके, शांति से रिलैक्स होके पढ़िए तो सही, पेशेंस बनाए रखें। ठीक है जी, चलो। प्री के पेपर में 2 से 3 सवाल आएंगे, मेंस के पेपर में भी 2 से 3 सवाल आएंगे मेंसुरेशन चैप्टर के। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, आप इस चैप्टर को सब लोग ध्यान से, सब लोग ध्यान से मेरे प्यारे भाई शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ शब्द, सबसे पहले कुछ शब्द हम उनका मतलब समझते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आप ये समझो डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन, सबसे पहले आप ये बताओ मेरे बच्चों, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन, विमाएं। पता है आप लोगों को, हिंदी में इसको कहते हैं विमाएं। क्या होता है डायमेंशन? बच्चों मैं आपके सामने ऐसे बनाया एक डॉट, ये डॉट बना दिया मैंने आपके सामने, इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? इसको बिंदु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बिंदु। मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट की लंबाई क्या है? अब आप एक बार बताओ, इतनी सी कोई शेप है ये, इतनी सी कोई शेप दिख भी नहीं रही होगी आपको, मैंने बनाया यहां पे। ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई है, ना इसकी कोई मोटाई है। ना तो इसकी कोई लंबाई है, तन्नक सी है भाई, इसकी लंबाई बिल्कुल खत्म है, नाप के करोगे क्या इतनी सी जगह का? ना इसकी कोई चौड़ाई है, ना ही इसकी कोई मोटाई है। इनको कहते हैं जीरो। पॉइंट इज ए जीरो डायमेंशन फिगर। कि पॉइंट की ना तो कोई सही और सटीक लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही कोई मोटाई होती है, ना ही कोई मोटाई होती है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? एक जीरो डायमेंशन फिगर है पॉइंट। ना तो इसकी कोई लेंथ है, हाँ बताओ लेंथ क्या है, कहां नापोगे, कैसे नापोगे, है ही नहीं कुछ। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने एक लाइन बनाता हूं, अगर मैं आपके सामने एक लाइन बनाता हूं, लाइन, ये लाइन, इसे बोलते हैं लाइन, या हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं रेखा। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लाइन, या हिंदी में हम लोग कहते हैं रेखा। तो जब मैंने आपके सामने लाइन बनाया, तो इसमें केवल लेंथ ही लेंथ है, इसकी कोई मोटाई नहीं। इसकी मोटाई तो लगभग बहुत छोटी सी होती है, इसकी मोटाई तो मेरे प्यारे भाई ये बहुत छोटी सी है। इसमें केवल लेंथ ही लेंथ है। लंबाई की हम क्या नापते हैं? लेंथ ही तो नापते हैं मेरे प्यारे भाई। कभी सोचा है लंबाई की आपने चौड़ाई नापी हो? लंबाई में केवल क्या है? लेंथ ही लेंथ होती है, इसकी कोई ना मोटाई है, ना ही इसमें कोई चौड़ाई है। तो लाइन जो है एक वन डायमेंशन फिगर है। लंबाई जो है मेरे प्यारे भाई एक वन डायमेंशन फिगर है, वन डायमेंशन फिगर।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है। लेकिन सपोज मैं आपके सामने एक आयत बनाता हूं, इस तरीके से ये बनाता हूं ये एक ऐसी आकृति है, जब आप ऐसे चलते हो लेफ्ट से राइट, तो इसमें क्या है, लंबाई भी आ रही है, इसमें लेंथ भी आ रही है, लेंथ। जब ऐसे चलते हो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसमें चौड़ाई भी आ रही है, इसमें चौड़ाई भी आ रही है। तो ये कैसी आकृति है? ये 2 डायमेंशन फिगर है, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें लेंथ भी, जिसमें आप लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, उन्हें हम 2 डायमेंशन फिगर या 2D फिगर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, 2 डायमेंशन फिगर बोलते हैं। समझ में आया? जैसे कि आपके सामने ये आकृति है, जैसे कि आपके सामने ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया मेरे प्यारे भाई, क्योंकि त्रिभुज में आप लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो, नापने के लिए लेफ्ट से राइट भी है, और नीचे से ऊपर भी आप जा सकते हो, नीचे से ऊपर भी मेरे दोस्तों फिगर घेर रखा है इसने। लेफ्ट से राइट में भी जगह घेर रखी है, नीचे से ऊपर भी जगह घेर रखी है। तो ये क्या है? ये 2D फिगर है मेरे प्यारे भाई। जैसे आप एक वृत्त बनाते हो, एक सर्कल बनाते हो, आपकी मम्मी गोल गोल रोटी बनाती हैं, गोल गोल रोटी बनाती है आपकी मम्मी। तो रोटी मेरे प्यारे भाई एक 2D फिगर है, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट भी लंबाई इस तरीके से जा सकते हो, और आप नीचे से ऊपर भी जगह घेरती है रोटी, नीचे से ऊपर भी। तो ये क्या है मेरे प्यारे भाई? 2D फिगर है, 2D फिगर। लेंथ ब्रेथ क्या है, कैसे पहचानते हैं? आरोही शर्मा का डाउट है। लेंथ और ब्रेथ क्या है, कैसे पहचानते? कोई जरूरत नहीं पहचानने की, हर इंसान के नजरिए का तरीका अलग है। अगर आप ऐसे खड़े हो तो लेंथ और ब्रेथ अलग होगी, अगर आप ऐसे लेट जाते हो तो लेंथ ब्रेथ अलग होगी, इससे कोई मतलब नहीं। आरोही शर्मा, लेंथ ब्रेथ मत देखो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखो, ठीक है जी? समझ में आया सोमनाथ पाठक जी? क्या बच्चों आपको समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप कोई भी फिगर बना दीजिए, रेंडमली हमने आपके सामने ये फिगर बना दिया, एक ये फिगर बना दिया, मैंने आपके सामने फिगर बना दिया। ये क्या? ये एक 2D फिगर है, क्योंकि इसमें आप लेफ्ट से राइट भी जगह घेर के रखे हो, और नीचे से ऊपर की ओर भी जगह घेर के रखे हो। ये 2D फिगर है, ये एक 2D फिगर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया, ठीक है? अब हम जानेंगे 3D फिगर, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन फिगर क्या होते हैं मेरे प्यारे भी? 3 डायमेंशन फिगर क्या होती हैं? 3D, देखो 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो 3D फिगर का मतलब ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, जो मोटाई भी है, जिनमें आप लेफ्ट राइट भी जा सकते हो, ऊपर नीचे भी जा सकते हो, और आगे पीछे भी जा सकते हो, आगे पीछे भी। जैसे ये हमारी किताब है, ये एक 3D फिगर है, इसमें आप लेफ्ट से राइट जगह घेर रखी है, लेफ्ट से राइट आप बोलोगे हाँ सर, लेफ्ट राइट जगह घेर रखी है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे भी जगह घेर रखी है, और आप देखो इसमें ये आगे से पीछे भी जगह घेर रखी है, आगे से पीछे भी जगह घेर रखी है। आगे बात समझ में? आगे से पीछे, इसमें लंबाई भी है, ऐसे चलो तो इसमें लंबाई भी है मेरे प्यार भी, लंबाई भी है? ऐसे चलो तो इसमें चौड़ाई भी है, नीचे से ऊपर चलो तो इसमें गहराई, ऊंचाई भी है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, यानी कि ये जो किताब है ये 3D फिगर है, इसमें आप लेफ्ट से राइट भी जगह घेरते हो, ऊपर से नीचे भी जगह घेरते हो, और आगे से पीछे भी जगह घेरते हो मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। तो जो ये जैसे आपका कोई भी बॉक्स होता है, अगर आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो एक बॉक्स के अंदर आता है, गत्ते के अंदर आता है, बॉक्स के अंदर आता है। तो बॉक्स कैसी शेप का है? वो बॉक्स एक 3D शेप का है, वो बॉक्स एक 3D शेप का है, इस तरीके का। तो ये एक 3D शेप है। समझ में आया? क्लियर? यहां तक समझ में आया? कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई परेशानी? रेक्टेंगल में जो आपने ब्रेथ बनाया वो तो हाइट लग रहा है। अरे निकेत भाई, लंबाई क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। हर फिगर का अलग अलग है। जैसे आप
वो खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो लूडो में जो मेरे प्यारे भाई आप जो पासा फेंकते हो मेरे प्यारे भाई, है ना, जो डाइस फेंकते हो, वो क्या है, वो एक 3D फिगर है। जैसे ईंट होती है, आप ईंट से आदमी का सिर फोड़ते हो, तो ईंट क्या है, ईंट में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है। माचिस है, माचिस में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, वो 3D फिगर है। कोई डाउट? जैसे मेरे प्यारे भाई आप ध्यान सुनना, अभी मैच हुआ था कल, वर्ल्ड कप हमारी जीती है टीम इंडिया, तो वर्ल्ड कप में जो क्रिकेट की बॉल यूज हुई है, वर्ल्ड कप में जो क्रिकेट की बॉल यूज हुई है, क्रिकेट की बॉल जो है वो एक 3D फिगर है। क्रिकेट की बॉल एक 3D फिगर है, 3D फिगर क्रिकेट की बॉल। बेटे ध्यान सुनना, आपकी मम्मी जो रोटी बनाती हैं, रोटी, रोटी में केवल लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे जा सकते हो मेरे भाई। रोटी एक 2D फिगर है, लेकिन क्रिकेट की जो बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल मेरे प्यारे भाई, क्रिकेट की बॉल जो है वो एक 3D फिगर है। 3D फिगर है, उसमें आप लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह ट्रेवल कर सकते हैं, हर जगह। समझ में आया? ठीक है, ये एक 3D फिगर है। और कौन सा 3D फिगर होता है मेरे प्यार भाई? सिलेंडर, सिलेंडर मेरे प्यार भी, बेलन, बेलन एक 3D फिगर है मेरे प्यार, बेलन एक 3D फिगर है। जैसे मेरे पानी का गिलास है, जैसे मेरा ये पानी का गिलास है, जैसे मेरा ये पानी का गिलास है मेरे प्यार, पानी का गिलास, ये 3D फिगर है पानी का गिलास। क्योंकि इसमें मेरे प्यारे भाई आप लेफ्ट से राइट भी जगह घेर रहे हो, आप ऊपर से नीचे भी जगह घेर रहे हो, और आगे से पीछे भी जगह घेर रहे हो। कैसे पहचानेंगे 3D फिगर कौन सी है? 3D फिगर के अंदर कुछ ना कुछ सामान रखा जा सकता है, 3D फिगर के अंदर सामान रखा जा सकता है, 3D फिगर के अंदर कुछ ना कुछ सामान रखा जा सकता है, सामान। जैसे आपके पास पानी है, तो आप इसके अंदर पानी भर सकते हो, क्रिकेट के बॉल के अंदर भी छेद करके पानी भर सकते हो। ये हमारा गिलास है, गिलास के अंदर भी आप पानी भर सकते हो। तो 3D फिगर के अंदर सामान रखा जा सकता है, वो स्पेस में होता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। जैसे आप बर्थडे पे टोपी पहनते हो ना, टोपी, शंकु, कोन, ये 3D फिगर है, कोन, शंकु। बर्थडे पे टोपी पहनते हो ना आप लोग, टोपी लगाते हो, बर्थडे की कैप, इसे बोलते हैं कोन, ये शंकु है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्लियर है? तो 3D फिगर के अंदर सामान रखा जा सकता है, पानी डाला जा सकता है, ऊपर से यहां पानी भर सकते हो, इसमें भी पानी भर सकते। लाइन में कैसे पानी भरोगे भाई? आयत के अंदर कैसे पानी भरोगे? नहीं भरा जा सकता। ये मेरे प्यारे भाई, ये हमारी किताब है, किताब का ये जो एक पेज है, ये 2D फिगर है। किताब का जो पेज है, किताब का ये जो पेज है मेरे भाई, ये एक 2D फिगर है, किताब का पेज। क्योंकि इसमें केवल लंबाई है और इसमें चौड़ाई है, इसमें केवल आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जा सकते हो। पर जब मैं बात करता हूं पूरी किताब की, तो पूरी किताब ने स्पेस की एक जगह खाली थी, किताब आई स्पेस की ये जगह। जब किताब, यहां ये हवा है, हवा को हटा के किताब ने जगह ले ली, हवा को हटा के। इस किताब में लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो, ऊपर से नीचे भी जगह घेर रखी है, आगे से पीछे भी। ये एक 3D फिगर है। कॉइन जो होता है, सिक्का, सिक्का जो होता है, कॉइन, कॉइन मेरे प्यारे भाई एक 2D फिगर है मेरे प्यारे भाई। रोटी 2D फिगर है, लेकिन फुटबॉल अगर हम देखें, फुटबॉल, फुटबॉल एक 3D फिगर है। समझ में मेरे प्यारे भाई? क्रिकेट की जो बॉल है वो एक 3D फिगर है, क्रिकेट की जो बॉल है वो एक 3D फिगर है। अब आई बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सभी को ये बातें समझ में आई, यस और नो? 2D फिगर और 3D फिगर में फर्क समझ आया? देखो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। अब अभी तो मैंने आपको जनरल चीजें बताई, अब हम एक एक फिगर को, एक एक फिगर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक फिगर को डिटेल में पढ़ेंगे। जब एक एक फिगर को डिटेल में पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जो नहीं कि 100% चीज अभी समझी जाए,
अब मैं सिलेंडर को अलग पढ़ाऊंगा, शंकु को अलग पढ़ाऊंगा, गोले को अलग पढ़ाऊंगा, इसको अलग पढ़ाऊंगा, त्रिभुज अलग पढ़ाऊंगा, सर्कल अलग पढ़ाऊंगा। हर एक फिगर को अलग अलग पढ़ेंगे तो और बेहतर समझोगे। हर चीज एक साथ नहीं समझ आती, धीरे 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 आती है। पॉइंट में ना लंबाई है, ना चौड़ाई, ना मोटाई, 0 डायमेंशन फिगर, केवल लेंथ ही लेंथ है, 1 डायमेंशन फिगर। लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे चल सकते, 2 डायमेंशन फिगर। 3D फिगर में लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, यानी कि आप लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो, ऊपर से नीचे भी जगह घेरते हैं, आगे से पीछे भी जगह घेरते हैं, आगे से पीछे। ये सब 3D फिगर है। 3D फिगर और 2D फिगर में फर्क यह है कि 2D फिगर के अंदर आप कोई सामान नहीं रख सकते, 2D फिगर के अंदर आप कोई सामान नहीं रख सकते, लेकिन 3D फिगर के अंदर आप पानी भी भर सकते हो, आप कूड़ा भी भर सकते हो, सब कुछ रख सकते हो। 100% क्लियर हो गई होंगी मेरी बातें, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट? सर लेंथ ब्रेथ तो समझ नहीं आया कुछ। अरे यार अनिकेत, क्यों समझना है? नहीं समझना, लेंथ भाड़ में गई लेंथ और भाड़ में गया ब्रेथ। जब हम फिगर को पढ़ेंगे तो समझाएंगे। हद होती है यार। अब ये क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल में ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, क्रिकेट की बॉल में हद होती है यार। क्यों एक चीज के पीछे पड़ जाते हो? शांति से चुपचाप जो हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ो। मैं आपसे कहूं, मम्मी, आपकी मम्मी ने रोटी बनाई, बताओ रोटी की लंबाई क्या? रोटी में लंबाई होती नहीं है ना चौड़ाई होती है। एक चीज मगर आपने वो कर ले, उसी को गाते रहते, उसी को गाते रहते हो। अरे शांति से चुपचाप सुनो, एक एक फिगर पढ़ाएंगे तो बताऊंगा। केवल आयत ही है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। शांति से सुनो तो सही यार। पेशेंस ही नहीं है आप लोगों के अंदर। हर चीज अपने टाइम पे बताई जाएगी, थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो। रेक्टेंगल बॉक्स, हाँ ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। घना भी तो है, घना भी एक 3D फिगर है। ये एक 3D फिगर है। मोबाइल, आपका मोबाइल है मेरे प्यारे भाई, ये मोबाइल एक घनाभ है, बॉक्स की तरह है। इसमें लंबाई भी है, इसमें लेफ्ट से राइट भी जाते हो, ऊपर से नीचे भी जाते हो, आगे से पीछे भी जाते हो। ये 3D फिगर है, 3D फिगर। ये जो मैं आपको बात समझा रहा हूं, ये बेसिकली 6th क्लास में ही बच्चे को सिखानी चाहिए, 6th क्लास में। लेकिन हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, 6th क्लास में ही बच्चे को सिखानी चाहिए कि फिगर्स क्या होती है। अभी हमारा बच्चा है विराज, मेरा बेटा, वो स्कूल में जा रहा है, वो अभी नर्सरी में भी नहीं आया। वो समझता है इस चीज को, वो समझता है मेरे भाई, उसको बताया गया स्कूल में, क्योंकि यहाँ एजुकेशन अच्छी है। छोटे गांव में, शहरों में उतनी अच्छी नहीं है एजुकेशन। वो समझता है कि भाई ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर है, ये त्रिभुज है, ये सर्कल है। ग्रेजुएट बालक नहीं समझते, और वो भी नर्सरी में भी नहीं आया, उसका एडमिशन भी नहीं हो, वो समझता है। एक बच्चे, ओके। तो हर चीज इंस्टेंट इंस्टेंट हर चीज का डाउट क्लियर हो जाए ऐसा नहीं होने वाला। धीरे 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 पढ़ते रहना है, ठीक है ना? ओके, पेशेंस बनाए रखें। एक एक फिगर डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी आगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो हम 2D फिगर मेरे प्यारे भाई, ये हैं सारी 2D फिगर, ये 3D फिगर है, ठीक है बच्चे? सुनना, 2D फिगर हम पहले पढ़ेंगे, 3D फिगर हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2D फिगर के बारे में समझते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन 2D, बच्चों जो हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन 2D, इसमें बेसिकली, सॉरी, इस चैप्टर में बेसिकली 4 शीट्स होंगी, 4 शीट्स। 4 शीट्स हम आपको कराएंगे मेरे भाइयों, ठीक है? 4 शीट्स होंगी इस चैप्टर में। पहली शीट में हम केवल त्रिभुज से रिलेटेड सवाल कराएंगे, केवल ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। त्रिभुज, ये आप जानते हैं त्रिभुज ऐसा दिखता है, 3 भुजाओं वाला, 3 भुजा जिसमें हो वो त्रिभुज। दूसरी जो शीट होगी उसमें हम क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसमें हो, जिसमें चार भुजाएं हो वो चतुर्भुज। चतुर्भुज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे दूसरी में। तीसरे में आएगा मेरे प्यारे भाई सर्कल, तीसरे में आएगा मेरे बच्चों सर्कल या व्रत, इस तरीके से इसे सर्कल कहते हैं, है ना, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और चौथे में आएगा, चौथी शीट में आएगा पॉलीगन, पॉलीगन हिंदी में इसका नाम है बहुभुज। क्या नाम है बच्चों हिंदी में? बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ भुजाएं हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। सर स्क्वायर नहीं होगा क्या आरोही शर्मा? अरे भाई स्क्वायर चतुर्भुज के ही तो अंदर आता है। स्क्वायर क्या? चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के अंदर, अब ट्राइंगल के अंदर भी 10 तरह के ट्राइंगल है, सबका नाम लिख दें क्या? ट्राइंगल के अंदर भी 10 तरह के ट्राइंगल है जो हम पढ़ेंगे। चतुर्भुज एक थोड़ा ना, चतुर्भुज आयत भी है, वर्ग भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, वो चतुर्भुज के अंदर ही आता है मेरे भाई। अब हमने आज लिख दिया कि सर आज हम ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, डॉक्टर आके गए आज हम इंसानी शरीर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी। अब आरोही जैसी लड़की गए, सर गरीब ह्यूमन बॉडी की अमीर ह्यूमन बॉडी, सर पतली ह्यूमन बॉडी की मोटी ह्यूमन बॉडी, ये तो बताओ। अरे घोंचुओं के सरदार, इंसान की बॉडी। हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज के अंदर भी 10 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, तो कचरा हो भाई, एकदम बिल्कुल कचरा हो, धरती पे बोझ। तुम लोग कैसे एस्पिरेंट बन गए भाई? पहचान करने की जरूरत भी नहीं है निकेत अभी। ये सर्कल है मेरे प्यारे भाई, सर्कल, और ये है आपका पॉलीगन यानी कि बहुभुज। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बेकार हो यार तुम कोई वो नहीं है। कुछ तो शर्म आती होगी यार आपको, हैं? सर सपोज मेरी स्टडी टेबल, उसमें लेंथ ब्रेथ क्या है? वेरी गुड अनिकेत, बहुत अच्छा डाउट है अनिकेत का। इस अनिकेत को बस एक ही चीज से मतलब है, लेंथ ब्रेथ क्या है। आपकी पोजीशन के हिसाब से लेंथ और ब्रेथ बदल जाएगी, आपकी पोजीशन के हिसाब से, कहां आप खड़े हो, आपकी पोजीशन के हिसाब से लेंथ ब्रेथ बदल जाएगी। देखो लेंथ और ब्रेथ केवल आयत में होता है, आयत में। लेफ्ट से राइट हम नापते हैं लेंथ, और ऊपर से नीचे हम नापते हैं चौड़ाई, ब्रेथ, बस बात खत्म। ठीक है जी निकेत, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, जैसे मेरा ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो बोर्ड में लेफ्ट से राइट की अगर मैं लंबाई नापूंगा तो ये लंबाई लेंथ कहलाएगी इस बोर्ड की। ऊपर से नीचे तक अगर मैं नापूंगा मेरे प्यार भी, तो ये इसकी चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है बच्चे? ओके, आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे भाई सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बताओ बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हिंदी में इसको कहते हैं परिमाप। किसी आदमी को जानकारी है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कि नाम भी नहीं सुना? पेरीमीटर क्या होता है बताओ?
पेरीमीटर साइड का सम, कवरिंग एरिया इज कॉल्ड पेरीमीटर। वेरी गुड। कैसे कैसे, वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। बात समझते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा 2D फिगर का निकाला जाता है। आप कोई भी फिगर बनाइए, आप कोई भी 2D फिगर बनाइए, जैसे कि हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज हमने आपके सामने बच्चों इस तरीके से त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का मतलब ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो, बहुत बेसिक परिभाषा है। तो पेरीमीटर के नाम में क्लियर है। परी मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, चारों ओर की माप। पेरीमीटर, पेरी का मतलब ऑल अलोंग, चारों ओर की, मीटर मतलब मापना, चारों ओर की माप। आपके सामने मैंने त्रिभुज बनाया, आप यहां से शुरू हुई, यहां से करिए और चारों ओर की लंबाई, वापस यहीं पे आना, चारों ओर की लंबाई यानी कि तीनों भुजाओं की लेंथ को जोड़ दीजिए, तीनों साइड को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा पेरीमीटर। मान लीजिए त्रिभुज है, इसकी इस भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है और इस वाली भुजा की लंबाई सी है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप, वो ए प्लस बी प्लस सी होगा, तीनों भुजाओं की माप होगा। समझ में आया? पेरीमीटर का मतलब किसी भी 2D फिगर की चारों ओर की जो लेंथ है, चारों ओर की लेंथ, चारों ओर की लेंथ को जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है ना? जैसे कि हमने आपके सामने सर्कल बनाए, सर्कुलर मैदान है। मान लीजिए कि बच्चों ये सर्कुलर मैदान है। ये क्या है बच्चों? ये सर्कुलर मैदान है। अब आप यहां पे दौड़ना शुरू करते हैं, ये दौड़ना शुरू करते हैं, तो दौड़ते 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 जितनी लंबाई आप कवर करेंगे, ये चारों ओर की जो लंबाई है, ये इसकी परिधि हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक। आप कोई भी बना लीजिए, आप कुछ भी बना लीजिए, जैसे कि मेरे दोस्तों हमने आपके सामने ये आयत बनाया, ये बनाया मेरे भाई। अब आप चारों ओर की माप, यहां से चारों ओर की लंबाई को नाप लीजिए, चारों ओर की लंबाई को नाप लीजिए। तो चारों ओर की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है? पेरीमीटर कहलाती है। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? यानी कि पेरीमीटर भी एक तरह की लेंथ ही है, पेरीमीटर भी एक तरह की लेंथ ही है, लंबाई ही है। पेरीमीटर भी मेरे प्यारे, पेरीमीटर भी एक तरह की लंबाई ही है। यानी कि इंच टेप से, या आप मेरे दोस्तों लंबाई नापने के किसी भी औजार से नापते हैं, तो पेरीमीटर की यूनिट भी, पेरीमीटर या तो सेंटीमीटर में नापा जाता है या फिर मीटर में नापा जाता है। पेरीमीटर भी एक तरह की लेंथ ही होती है। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को कोई समस्या? प्रिंस कुमार कह रहे कितने दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा सर जी? प्रिंस कुमार का डाउट है। प्रिंस कुमार जी, सिलेबस खत्म करना है कि सिलेबस पढ़ना है? अगर एक्चुअली में आपको सिलेबस पढ़ना है तो कम से कम 300 से 400 घंटे लगते हैं एसएससी जैसे बड़े एग्जाम का मैथ्स का सिलेबस पढ़ने में। अगर आपको सिलेबस खत्म करना है तो मार्केट में बहुत सारे हैं, कोई 70 घंटे में करा दे रहा है, कोई 80 घंटे में करा दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करने को नहीं मिलेगी वहां। आपको जैसा चाहिए वैसा। अगर आपको जल्दी करना है तो मैं नंबर ऑफ सवाल की प्रैक्टिस कम करवा दूंगा, आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम बहुत धीरे 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 नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 8 से 8 महीने का टाइम लगेगा पूरा सिलेबस करने में। 8 महीने, 8 महीने अगर टिक के पहले दिन से आखिरी दिन तक पढ़ने की क्षमता हो तो पढ़ो, वरना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी? तो पेरीमीटर भी एक तरह की लंबाई है जिसे मेरे प्यारे भाई हम सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पेरीमीटर भी एक तरह की लेंथ ही है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं एरिया। एरिया देखो, अगर हम भी उसी तरीके से करें कि जैसे एक चैप्टर में 300 सवाल हैं सपोज, 50-100 में करा दूं और 200 सवाल की आपको शीट करने के लिए घर से दे दूं तो जल्दी हो जाएगा। और आप चाहते हो कि एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट, प्री का भी मेंस का भी मैं खुद कराऊं, तो उसमें टाइम लगेगा।
जल्दी जल्दी के चक्कर में मत भागो बेटा, शांति से एक बार पढ़ लो, एक ही बार पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, एक ही बार। ठीक है, पेरीमीटर समझ, पेरीमीटर मतलब किसी भी फिगर की चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई, चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई ही किसी भी फिगर की, 2D फिगर की पेरीमीटर कहलाती है। अब आ जाते हैं मेरे प्यार में एरिया। एरिया हिंदी में कहते हैं एरिया को क्षेत्रफल, हिंदी में हम लोग कहते हैं एरिया को क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, देखो ये आपको बोर्ड दिख रहा है, आपको ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे ये जगह खाली है, बिल्कुल खाली जगह है ना। ये देखिए एरिया के नीचे ये आपको बिल्कुल खाली जगह दिख रही है बोर्ड पे, बिल्कुल खाली जगह, एकदम बिल्कुल मस्त फैंटेस्टिक खाली जगह। अब मैंने इस पे ट्रायंगल बनाया, मैंने इस पे ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से। जैसे ही ये ट्रायंगल अस्तित्व में आया, जैसे ही ये ट्रायंगल एग्जिस्टेंस में आया, ये जगह ट्रायंगल के अंदर की ये जो जगह है, ये इस ट्रायंगल ने घेर ली। ट्रायंगल के अंदर की ये जो जगह है, इस त्रिभुज ने घेर ली मेरे भाई, ये घेर ली। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये जो जगह घेरी गई है, ये जो जगह घेरी गई है, यही है एरिया मेरे प्यारे भाई, ये इस त्रिभुज का एरिया है। तो जब भी कोई 2D फिगर अस्तित्व में आती है, तो जितनी जगह को वो अपने अंदर घुसा लेती है मेरे प्यारे भी, उस जगह को नापने का तरीका, उस जगह को नापने का तरीका ही मेरे प्यारे भाई एरिया होता है मेरे दोस्तों, एरिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। जैसे गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर स्टेडियम बनाया, गवर्नमेंट ने घरे घास का एक सर्कुलर स्टेडियम बनाया। जब हमने सर्कुलर स्टेडियम बनाया, तो सर्कुलर स्टेडियम में, सॉरी, ये जगह मेरे प्यारे भाई सर्कुलर स्टेडियम के अंदर आ गई, ये जगह इस सर्कल के अंदर आ गई, तो ये इस सर्कल का क्या हो जाएगा? एरिया। तो जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं, तो उसके अंदर जो जगह आ जाती है, वो उसका एरिया कहलाती है मेरे प्यारे भाई, एरिया। समझ में? आपने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदा, आपने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदा, तो जब आप ये प्लॉट खरीदते हो मेरे भाई, ऐसे प्लॉट खरीदा आपने, इस पे आपको मकान बनाना है, तो प्लॉट के अंदर, यही तो आप अंदर मेरे दोस्तों क्या बनाओगे? इस प्लॉट के अंदर ही तो मेरे प्यारे भाई आप क्या बनाओगे? इस प्लॉट के अंदर ही तो कोई मेरे दोस्तों यहां पे कमरा बनाएगा, कोई बाथरूम बनाएगा, कोई गार्डन बनाएगा, तो इस प्लॉट के अंदर ही सब कुछ बनेगा, इस प्लॉट के अंदर ही। तो ये क्या है? ये इस प्लॉट का एरिया होता है मेरे प्यारे भाई, ये इस प्लॉट का क्षेत्रफल होता है, एरिया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। तो पेरीमीटर और एरिया में फर्क है। पेरीमीटर मतलब चारों ओर की लंबाई। अगर मैं चारों ओर को कांटे उससे नाप लू बेटे दोस्तों, एक रस्सी से नाप लू चारों ओर की लेंथ को, तो वो जो रस्सी की लंबाई आएगी वो पेरीमीटर होगा मेरे भाई। और ये कोई भी फिगर बनाने पे अंदर जो जगह घेरी जाती है उसे एरिया कहते हैं। एरिया को मेरे प्यारे भाई या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है या मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। एरिया को या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं या मीटर स्क्वायर में नापते हैं। एरिया को या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं या मीटर स्क्वायर में। ध्यान रखिएगा, फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है। पेरीमीटर एक तरह की लंबाई होती है, तो लंबाई नापी जाती है सेंटीमीटर में या मीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में। एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि पावर 2, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में। एरिया जो नापा जाता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। अगर आपने कभी कोई प्लॉट जिंदगी में खरीदा होगा, केवल ये टॉपिक पढ़ने का नहीं है, व्यवहार का भी है। अगर आप कभी कोई प्लॉट खरीदने जाओगे, कभी प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जाओगे, तो जब आप रजिस्ट्री कराओगे तो उस पर लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि आप ये अमूमन प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहे हो, इसका फ्रंट इतने मीटर का है, इसका जो ये फ्रंट है ये 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा है। ये जो प्लॉट है मेरे प्यारे भाई, नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट 50 मीटर का है, 50 मीटर है। ये लिखा जाएगा कि ये प्लॉट की आपकी एंट्री होगी, ये 30 मीटर का मेरे दोस्तों फ्रंट है। गहराई इस प्लॉट की अंदर की तरफ ये 50 मीटर है। तो इस प्लॉट का एरिया कैसे नापा जाता है?
आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कितनी इसकी 50 मीटर, ये चौड़ाई कितनी 30 मीटर, तो मीटर की मीटर में गुणा होगी। आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ गुणा ब्रेड, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, मीटर की मीटर में गुणा होगी तो 1500 मीटर स्क्वायर हो गया। ये कारण है कि एरिया मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, ये कारण है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। जब आप रजिस्ट्री कराओगे कभी जिंदगी में प्लॉट की, कुछ नौकरी लोगे, कुछ कमा के कुछ खरीदोगे, तो आपको ये चीजें काम आएंगी मेरे भाई। एरिया निकालने का तरीका क्या है? आप मेरे भाई लंबाई तो समझते ही हैं सभी लोग। आप मेरे प्यारे भाई एक टाइल लीजिए, आप एक टाइल लीजिए, टाइल है मेरे भाई, ये एक टाइल है, ये एक टाइल है, बढ़िया टाइल है, पिंक कलर की टाइल है। ये टाइल 1 मीटर ही लंबी है और ये टाइल 1 मीटर ही चौड़ी है। ये टाइल 1 मीटर ही लंबी है और 1 मीटर ही चौड़ी है मान लीजिए। तो इस टाइल का जो एरिया होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा? लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई चौड़ाई की हमेशा हम गुणा करते हैं, तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, 2 बार गुणा हो गई ना, 2 बार गुणा होने का मतलब स्क्वायर। तो ये टाइल का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इस टाइल का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। यानी कि मैं कहूंगा इस टाइल ने 1 मीटर स्क्वायर एरिया जगह घेर ली, इस टाइल ने 1 मीटर स्क्वायर जगह घेर ली। सुनना आप मेरी बात को, मैं बहुत प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आप एक टाइल बनाओ जो 1 मीटर लंबी हो और 1 मीटर चौड़ी हो, तो इस टाइल का जो क्षेत्रफल आएगा वो लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे, 1 गुणा 1, 1 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आप ये कहेंगे इस टाइल ने 1 मीटर स्क्वायर जगह घेर ली। अब सपोज आप अपना फार्म हाउस बनाते हैं, आप अपना फार्म हाउस बनाते हैं, ऐसा आप एक फार्म हाउस बना रहे हैं अपना, ठीक है ना, ऐसा आप एक फार्म हाउस बना रहे हैं, ऐसा शेप है प्लॉट का, ये आपके प्लॉट का शेप है, ठीक है भाई। आप एक ऐसा फार्म हाउस बनाते हैं, अपना फार्म हाउस बढ़िया मेरे दोस्तों, आपने घास बिछाई है इसमें, बढ़िया आपने मस्त इसमें घास बिछा के फार्म हाउस बनाया अपना। मैं आपसे कहता हूं इस फार्म हाउस का एरिया 750 मीटर स्क्वायर है, 750 मीटर स्क्वायर इस फार्म हाउस का एरिया है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं इस फार्म हाउस में टाइल बिछाऊंगा, अगर ये टाइल बिछाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो ऐसी ऐसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया की इस फार्म हाउस का मैंने मान लिया कि माना एरिया है 750 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भी अगर आप इसमें टाइल बिछाते हो, ऐसी ऐसी टाइल बिछाते हो 1 मीटर स्क्वायर की, ये वाली साइज की टाइल बिछाते हो, टाइल टाइल अगर बिछाते हो मेरे भाई, अगर आप टाइल बिछाओगे तो ऐसी इसमें 750 टाइल्स बिछ जाएंगी। कितनी? 750 टाइल्स बिछ जाएंगी मेरे बच्चों। तो एरिया का मतलब हम हमेशा 1 मीटर स्क्वायर से देखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर से, कि भाई ये आकृति है, इसमें 1 मीटर स्क्वायर के कितने स्पेस बनेंगे, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी टाइल बिछेंगी, 750 टाइल बिछेंगी तो इसका एरिया 750 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 750 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इंसान ने मेरे भाई, सबसे पहले इंसान ने आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला निकाला। आयत का एरिया निकालना है मेरे भाई, यानी कि ऐसी फिगर जिसकी आमने सामने की लंबाई बराबर हो, चौड़ाई बराबर हो, आमने सामने की लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, तो उसका एरिया निकालने का तरीका ही सबसे पहले इंसान ने ढूंढा, वो है एल गुणा बी। चूंकि दो लेंथ की हम गुणा कर रहे हैं, इसलिए मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाता है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब सपोज मेरे प्यारे भाई एक सर्कुलर मैदान है, मान लीजिए कि एक सर्कुलर मैदान है, इस प्रकार से सर्कुलर मैदान है, ठीक है। इस पे मेरे दोस्तों हमने यहां पर ये सर्कुलर मैदान है, ये इसका एरिया 154 मीटर स्क्वायर है, मान लिया कि इसका एरिया 154 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस साइज की 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी, इसके अंदर 154 टाइल
154 टाइल 1 मीटर स्क्वायर की फिट हो जाएंगी इसके अंदर। इसके ये सर्कल का एरिया 154 मीटर स्क्वायर है। इस बात का मतलब क्या है? अगर किसी सर्कल का 154 मीटर स्क्वायर है तो इस बात का मतलब यह है कि 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी इसके अंदर 154 टाइल फिट हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत तोड़ के लगानी पड़े, टूट के लगानी पड़े, पर 154 टाइल लग जाएंगी इसको बिल्कुल पूरा जो है फर्श बनाने में। इसका समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब भी परेशानी होगी तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लंबाई या तो हम मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं। मेरे प्यारे भाई 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम बात करें 1 किलोमीटर, केएम, केएम का मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है ना भाई? बहुत समय पहले हमारे बड़े बूढ़ों को एक मीटिंग हुई, बहुत समय पहले, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले। यार ये जो लंबाई है इसको नापने का कुछ तरीका निकालो यार। हमारे इंडिया में कुछ और नाप रहे हैं, यूरोप में कुछ और नाप रहे हैं, अमेरिका में कुछ और नाप रहे हैं। तो उन्होंने मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि भाई इतनी लेंथ को हम आज से 1 मीटर कहेंगे। तो ये ना कुछ चीजें इंसान खुद डिसाइड करता है। कुछ चीजें जैसे 1 किलो का बाट 1 किलो का ही क्यों है? भाई मानना पड़ेगा। आपका नाम सोनू ही क्यों है, रावण क्यों नहीं है? राक्षस है मेरे प्यार में, बुरे क्यों हैं, अच्छे क्यों नहीं है? तो कुछ चीजें पहले से डिसाइड करनी होती है, तभी दुनिया आगे चलती है। तो भाई पहले ये मान लिया गया कि चलो यहां से यहां तक की लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे। 1 किलो के बाद इतने वजन को आज से हम 1 किलो कहेंगे, इतने वजन को, होता है ना? ठीक है जी। तो ये पहले से ही इंसान के द्वारा डिसाइड करेगी चीजें हैं। तो 1 मीटर के अगर 100 टुकड़े करें तो हर हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1000 मीटर जब आप चलते हो तो 1 किलोमीटर चलते हो। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो सेंटीमीटर क्या हुआ? 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। मीटर का मतलब है मेरे भाई 1000 गुणा 1 मीटर, ये होता है मेरे भाई। गुणा में है सब कुछ। 1000 मीटर मतलब एक एक मीटर के 1000 कदम। सपोज कोई आदमी एक एक मीटर के 1000 कदम चलता है तो कितनी दूरी चल लेगा वो? 1 किलोमीटर चल लेगा। 1 किलोमीटर। अगर कोई आदमी एक एक मीटर लंबाई के 1000 कदम चलता है तो 1 किलोमीटर चल लेगा। अब 1 मीटर जो होता है मैंने आपको पढ़ाया वो 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 1000 गुणा 100। 1000 गुणा 100 क्या आएगा? 1 लाख। 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख या ये 5 जीरो हो गई ना, 10 की पावर 5 भी कह सकते हैं। 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1 लाख सेंटीमीटर या 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सब लोग याद रखिएगा। सर अगर 2 मीटर की होंगी टाइल तो कैसे लगाऊंगा? तो बीच में से फोड़ के लगा लेना भाई। सर परिधि और परिमाप में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल आकाश, ये होते हैं जेन्युइन डाउट। ये होता है जेन्युइन डाउट। बहुत अच्छे डाउट पूछा है। परिधि और परिमाप पे जो है डिफरेंस क्या, बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई। बिल्कुल। देखो बच्चों, अगर कोई फिगर बिल्कुल सीधी सीधी लंबाई उससे बनी है, जैसे आयत बिल्कुल सीधा है बेटा, एकदम नुकीला, बिल्कुल नुकीला, एकदम सीधा सीधा है, सीधा सीधा, तो मेरे प्यारे भाई उसकी उसकी चारों ओर की बाउंड्री को कहते हैं परिमाप। परिमाप जैसे मेरे भाई है भी, तो लड़के होते हैं, लड़कों को क्या बोलते हैं? सख्त लौंडा। और लड़कियां होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसेस, पापा की परी। तो यानी कि अगर कोई सीधी सीधी है, सीधी सीधी लंबाई है, सीधी सीधी एकदम,
तो उसके चारों ओर की बाउंड्री को कहते हैं परिमाप। लेकिन अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल एकदम, है ना, बिल्कुल एकदम टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे कि सर्कल, है ना, अरे देखो कैसे लचकदार है, कैसे लचकदार, आह लचक खा रहा है ना, लचकदार, इसकी चारों ओर की बाउंड्री को कहते हैं सरकमफेरेंस या परिधि। हालांकि दोनों का मतलब चारों ओर की बाउंड्री है, बस नाम का फर्क है भाई। जैसे मैंने आपके सामने ये फिगर बनाई, ये फिगर मैंने आपके सामने बनाई, ये फिगर बनाई, तो ये टेढ़ी, ये लाइन तो नहीं है, ये देखो कितना लचकदार है, ए लचकदार, कर्व है, कर्व, लचकदार दिख रहा, कर्व, कर्व। तो इसकी चारों ओर की बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। लेकिन यह है सख्त लौंडे, सीधे सीधे, इसकी चारों ओर की बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहेंगे। केवल नाम का फर्क है, मतलब दोनों का ही सेम है। ये सारी बातें जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा तो सर्कल में मैं ये चीज बताता आपको, लेकिन आपको ना पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं, आपको सभी चीजें अभी जाननी है, ऐसे नहीं होता। थोड़ा पेशेंस बनाए रखो मेरे भाई, धीरे 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 सब चीजें पता चलेंगी। ठीक है, ओके बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। तो 1 किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ये बात समझ में आई। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है बताओ, जल्दी से बताना। तो 1 मीटर का मतलब होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, यही होता है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, बताना। 1 मीटर स्क्वायर की जगह मैंने 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रख दिया। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा। तो 10 अलग अलग स्क्वायर करो, 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 4, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये याद रखना, 1 मीटर स्क्वायर जो होता है, 1 मीटर स्क्वायर, वो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। 1 किलोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझना, अगर आप कभी जिंदगी में कोई खेत खरीदोगे, बड़ा सा खेत खरीदोगे, जैसे मेरे भाई हमने खेत खरीदा, हमने एक खेत खरीदा जो 100 मीटर लंबा है और 100 ही मीटर ये खेत चौड़ा है, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा खेत है। तो मुझे बताओ इस खेत का एरिया क्या है, एरिया। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन गार्डन वाला मस्त खेत है, मक्का लगी हुई है इसमें, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा। तो इस खेत का एरिया आएगा मेरे भाई 100 × 100, 100 × 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। 100 × 100 होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा ना, अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी पेपर वर्क देखोगे, जो ऑफिशियल पेपर वर्क होता है, उसमें बड़ी बड़ी जमीन को हेक्टेयर में लिखा जाता है, हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर को ही इंसान ने नाम दे दिया 1 हेक्टेयर। क्या नाम दे दिया, 1 हेक्टेयर। समझ में आया। कभी कभी तो पेपर में ऐसी छोटी चीजें भी पूछ लेता है कि बताओ 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है जी, 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है।
आगे चलिएगा। अब नो संकल्प फॉर 2026, 2025 का पेपर तो सर पे आ लिया बेटा, अब टाइम निकल गया। सर प्लीज बीघा एकड़ में अंतर बताइए। देखो बीघा जो होता है वो स्टैंडर्ड फिगर नहीं है। बीघा हर हमारे बुलंदशहर में बीघा अलग है, बलिया में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, तो बीघा की तो बात ही मत करें। एकड़, एकड़ जो होता है, एक एकड़ वो 4840 गज होता है, 4840 स्क्वायर यार्ड होता है, 4840 स्क्वायर यार्ड। ठीक है ना? क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सब चीजें आपकी नॉलेज के लिए आपको गूगल पे मिल जाएंगी, है ना? अगर आपको लंबाई जानना है कि भाई जमीन कैसे नापते हैं, गूगल पे लिखो, सारी चीज आ जाएगी। ठीक है, हम तो वो चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉर एनी 2D फिगर, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ध्यान सुनिएगा। फॉर एनी 2D फिगर, फॉर एनी 2D फिगर, फॉर एनी 2D फिगर, फॉर एनी 2D फिगर, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। मान लीजिए बच्चों हमने आपके सामने इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज। मान लीजिए हमने आपके सामने ये एक त्रिभुज बनाया, गोरा त्रिभुज बनाएंगे बेटा। हमने आपके सामने मान लीजिए ये त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब इस त्रिभुज की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है। इस त्रिभुज की मेरे दोस्तों लंबाई a है, चौड़ाई b है और इसकी मोटाई c है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर सॉरी सॉरी इस त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई गलत बोल दिया मैंने। इस त्रिभुज की तीन भुजाएं माना ए बी सी हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई। अगर इस त्रिभुज को खींच के, अगर इस त्रिभुज को खींच के इसकी हर भुजा को डबल कर दिया जाए, अगर इस त्रिभुज को खींच के मेरे प्यारे भाई, अगर इस त्रिभुज को खींच के मेरे प्यारे भाई, कैसे कॉपी करते हैं, अगर इस त्रिभुज की हर भुजा को मेरे प्यारे भाई डबल कर दिया जाए, यानी कि ये हमारे पास त्रिभुज था, अब मैं इसकी हर भुजा को डबल कर रहा हूं, ये मैंने इसकी हर भुजा को डबल कर दिया, मैंने इसकी हर भुजा को डबल कर दिया, मैंने ए को 2a कर दिया, मैंने बी को 2b कर दिया, मैंने सी को 2c कर दिया। हमारे पास एक त्रिभुज है, मैंने इस त्रिभुज की हर भुजा, भुजा क्या है इसकी, त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी, मैंने हर भुजा ए को डबल 2a कर दिया, बी को डबल 2b कर दिया, सी को डबल 2c कर दिया। तो मुझे बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितने गुना हो जाएगा? मैंने हर साइड को डबल कर दिया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए, एरिया क्या हो जाएगा? ये ध्यान सुनिएगा, एरिया। अगर इस त्रिभुज की हर भुजा को, ईच साइड को मैंने दुगना कर दिया, डबल, अगर त्रिभुज की हर भुजा को मैंने दुगना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया दुगना, तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा? एबीसी कहीं भी लिखो, परिमाप कितने गुना हो जाएगा? परिमाप दुगना ही हो जाएगा भाई। साइड नापते हैं सेंटीमीटर में, परिमाप भी सेंटीमीटर। अगर हर भुजा को दुगना कर दिया तो परिमाप भी डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परिमाप भी डबल हो जाएगा मेरे भाई। ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं एबीसी, तीन भुजाएं त्रिभुज की एबीसी हैं। अगर हर साइड को डबल कर दिया जाए तो परिमाप भी डबल हो जाएगा। पहले परिमाप ए प्लस बी प्लस सी था, अब 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया। हर भुजा डबल हो गई तो परिमाप भी दुगना हो गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया, एरिया कितने गुना हो जाएगा ये बताइए।
एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया, एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया भी दुगुना हो जाएगा। यही गलती है, यही गलती है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या आपको दुगुना ही दिख रहा है? क्या आपको येलो वाली चीज दुगुना ही दिख रही है यहां पे? नहीं। अगर आपने हर साइड को दुगुना कर दिया तो पेरीमीटर तो दुगुना हो जाएगा, एरिया आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, एरिया 4 गुना होगा बेटे। अगर ये जितनी जगह घिर रहा है ना, अगर सपोज ये ए जगह घिर रहा है ए, तो 4 गुना 4 ए जगह घिर रहा है, 4 ए जगह। यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। आप शायद ये भूल गए, परिमाप जो नापते हैं सेंटीमीटर में नापते हैं, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एरिया में पावर 2 होता है, एरिया में पावर 2 होता है, एरिया स्क्वायर में चलता है। अगर आप त्रिभुज की हर भुजा को डबल कर दोगे, डबल, तो पेरीमीटर भी एक तरह की लंबाई है, पेरीमीटर भी एक तरह की लंबाई है, पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। लेकिन एरिया लंबाई नहीं होता, एरिया होता है स्पेस, जगह। अगर एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर आपने हर भुजा डबल की है तो पेरीमीटर भी लंबाई होती है, डबल हो जाएगा। लेकिन एरिया हो जाएगा स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर होता है 4 गुना, एरिया 4 गुना हो जाएगा। अगर आप त्रिभुज की हर भुजा को 3 गुना करते हैं, अगर आप त्रिभुज की हर भुजा को 3 गुना करते हैं, 3 गुना, 3 टाइम्स, हर भुजा 3 गुना कर दी मैंने भाई, तो परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। लेकिन एरिया 3 गुना नहीं होगा, एरिया होगा 9 गुना मेरे भाई, 9 गुना होगा, 9 गुना स्क्वायर होगा। अगर आप किसी त्रिभुज का हर भुजा को 5 गुना कर देते, 5 गुना, 5 गुना कर देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई परिमाप तो 5 गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया 5 गुना नहीं होगा। एरिया होगा 5 का स्क्वायर 25 गुना होगा, एरिया 25 गुना, एरिया 25 गुना हो जाएगा। देखो ये त्रिभुज है छोटा सा, ये है त्रिभुज छोटा सा, दिख रहा है। अब इसकी हर भुजा को 5 गुना कर दो, ये हो गया 5 गुना, ये 5 गुना हो गया मेरे भाई। अभी ये 1 1 1 है, ये 5 5 5 5 गुना 5 हो गया। अगर इसका एरिया ए है ना, तो इसका 25 गुना एरिया है, 25 ए। ऐसे ऐसे 25 आ जाएंगे अब इसके अंदर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, यही लॉजिक है। और ये केवल ट्राइंगल के लिए नहीं लगेगा, ये कोई भी 2D फिगर हो, कोई भी 2D फिगर, चाहे ट्राइंगल हो चाहे सर्कल हो, एनी 2D फिगर, किसी भी 2D फिगर के लिए मेरे प्यार भी, किसी भी 2D फिगर में कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर किसी भी 2D फिगर की हर साइड को, अगर किसी भी 2D फिगर की हर साइड को के गुणा कर दिया जाए, के से गुणा कर दिया जाए, के से, तो उस 2D फिगर का पेरीमीटर भी के गुना हो जाएगा, उस 2D फिगर का पेरीमीटर भी के गुना हो जाएगा मेरे भाई, के टाइम्स हो जाएगा उस 2D फिगर का मेरे प्यारे भाई। एरिया जो है, लेकिन पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर या मीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2 या मीटर स्क्वायर में। अगर आप यहां पे हर भुजा को के गुना करोगे तो पेरीमीटर भी के गुना होगा, लेकिन एरिया के स्क्वायर गुना हो जाएगा, के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा एरिया, के स्क्वायर टाइम्स। यूनिट्स पे ध्यान दो भाई, यूनिट्स पे, केवल यूनिट पे ध्यान दो। लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। अगर आप इसकी हर भुजा को दुगना करोगे तो पेरीमीटर तो दुगना होगा, लेकिन एरिया 4 गुना होगा। हर भुजा को 3 गुना करोगे, पेरीमीटर तो 3 गुना होगा, एरिया 9 गुना होगा। हर भुजा को 5 गुना करोगे तो पेरीमीटर तो 5 गुना होगा, एरिया 25 गुना होगा। कि पेरीमीटर में पावर 1 होगा, सेम पावर, एरिया में पावर 2 होगा। स्क्वायर करना है मेरे भाई, स्क्वायर।
समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। सर एरिया, एरिया पेरीमीटर से ही आता है ना, बिना पेरीमीटर के एरिया किसने बोला? करण पुंदीरता डाउट है सर, 2A 2B 2C तो 8 गुना हो गया भाई। एरिया का मतलब 2A गुणा 2B गुणा 2C नहीं है, क्या समझ रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? भुजाओं की गुणा करने को एरिया कहते हो क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय राजक सर, क्या स्क्वायर रूट भी हो सकता है यार? स्क्वायर रूट क्यों होगा? कैसे बालक हो यार तुम, बिल्कुल बुद्धि सड़ी हुई है यार तुम लोगों की यार। तुम्हें ये चीज समझ ही नहीं आ रही। किसी भी 2D फिगर की जो साइड नापी जाती है वो सेंटीमीटर में नापी जाती है, जो भुजाएं नापी जाती है सेंटीमीटर में नापी जाती है। अगर हर भुजा को के गुना करोगे तो परिमाप भी के गुना होगा, लेकिन एरिया के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, एरिया के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने मेरे भाई एक, मैंने आपके सामने इस तरीके से 2D फिगर बना दिया। मैंने आपके सामने इस तरीके से ये 2D फिगर बना दिया। ये मैंने आपके सामने 2D फिगर बना दिया। ये 2D फिगर है मेरे प्यारे भाई। एक आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि इसकी कोई मोटाई तो है नहीं, ये 2D फिगर बना दी मैंने। बना दी? आप बोलोगे यस सर बना दी। अब अगर मैं इसकी हर भुजा को खींच के, अगर मैं इसकी हर भुजा को खींच के डबल कर देता हूं, अगर मैं इसकी हर भुजा को खींच के, सॉरी, अगर मैं इसकी हर भुजा को खींच के डबल कर देता हूं, डबल, ये डबल कर दिया मैंने, डबल, डबल कर दिया। हर भुजा डबल हो गई, डबल, या हर भुजा मेरे दोस्तों मान लीजिए 4 गुना हो गई। हर भुजा 4 गुना कर दी मैंने, हर भुजा 4 गुना कर दी। ये इसमें हर भुजा को 4 गुना कर दिया, तो परिमाप तो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स, लेकिन एरिया जो होगा वो 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स, 16 गुना हो जाएगा एरिया। चाहे कोई भी 2D फिगर हो, एनी 2D फिगर, एनी 2D फिगर, एनी 2D फिगर, देखिए दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। इसी को खींच के इसकी हर भुजा को 4 गुना कर दो, इसी के टांग पकड़ के खींचो, हर भुजा 4 गुना कर दो, हर भुजा 4 गुना हो गई, 4 गुना पावर 1, तो पेरीमीटर में भी पावर 1, 4 गुना, एरिया में पावर 2, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर पावर 2, एरिया 16 गुना हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? चलो, आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल। सर एरिया के लिए लेंथ ब्रेथ चाहिए, वही तो पेरीमीटर है। किसने कहा एरिया की लेंथ ब्रेथ चाहिए? जब तक मैं कुछ ना बताऊं, अपनी मर्जी से कुछ भी ना कहें, जब तक मैं ना बताऊं, कुछ भी हलक से ना बोलें, अपनी मर्जी से कुछ भी ना सोचे। मैंने कहा क्या ऐसा? जब मैंने कहा ही नहीं तो आप अपनी मर्जी से क्यों मान रहे हो? तुमने कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो, कहीं सीखा हो तो ही तो होगा। हद होती है। क्या आपको आज की क्लास समझ में आई? बहुत मुश्किल है भाई साहब पढ़ाना, बहुत, बिल्कुल एकदम खोखले बालक हैं, एकदम खोखले। कोई बात नहीं, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा और मैं समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझा के रहूंगा। प्रिंस कुमार का एक डाउट है, क्यूब का पेरीमीटर क्यों नहीं होता? क्यूब का पेरीमीटर मतलब किताब है, किताब का पेरीमीटर नहीं निकालते बेटा, किताब का निकालते सरफेस एरिया। ये किताब है, यहां से देखो, ये सतह दिख रही है, इसका एरिया, ये दिख रहा है सतह, इसका एरिया, ये दिख रही है सतह, इसका एरिया, ये दिख रही है इसका एरिया। तो जो 3D फिगर होती हैं उनका पेरीमीटर नहीं, सरफेस एरिया निकाला जाता है। 3D फिगर जब चैप्टर आएगा तो वहां बताएंगे, उसके लिए भी पेशेंस रखो। 15 दिन का पेशेंस, 15 दिन का पेशेंस नहीं है तो क्या ही सरकारी नौकरी लेगा तू? पढ़ाई करने से पहले अपने अंदर पेशेंस पैदा करो, पेशेंस, कि हर चीज सर अपने टाइम पे ही बताएंगे। अभी नहीं पूछना मुझे, चाहे मुझे अंदर से कितनी भी गुड़गुड़ हो रही हो, पर सर तो अपने टाइम पे बताएंगे। मेरा डाउट आ रहा है सर, 15 दिन बाद बताएंगे, 20 दिन बाद, क्योंकि हर चीज अपने टाइम पे अच्छी लगती है। आगे की बातें मैं अभी बताने लगूं वो टाइम वेस्ट है मेरे भाई, प्रॉपर टाइम वेस्ट। तो पेशेंस रखो, मुर्दे की तरह सुनते रहो, सुनते रहो, हर चीज क्लियर होगी। ठीक है?
किसी सर को नहीं देखा सर, इतने स्टूडेंट की बकवास सुने आप महान है। महान तो मैं हूं। ठीक है जी। मुझे लगता है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बड़ा मुश्किल रहा आपको समझाना, और हमने कोशिश की अपनी तरफ से। कल करेंगे अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आज इतना ही। बाय।